गुड मॉर्निंग क्लास। हेलो, गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. गुड मॉर्निंग क्लास। अभी जितने लोग भी प्रेजेंट है अपनी अटेंडेंस रोल नंबर के साथ डालते रहें। ये पीडीएफ सभी को विजिबल है क्लास? यूएमएल ओवरव्यू। Yes, sir. ओके, ये पीडीएफ गूगल क्लासरूम में भी अवेलेबल है, आप लोग उसको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे पहले से ही कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, सारे यूनिट के पड़े हुए हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 के। ठीक है, तो सभी नोट्स आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा और जैसे जैसे टॉपिक कवर हो रहे हैं तो उनको वहाँ से पढ़ते रहिएगा और जो फिर टॉपिक ना समझ में आए वो बताइएगा। टॉपिक वाइज भी पीडीएफ्स अवेलेबल है, उसमें बहुत से टॉपिक्स की नहीं होंगी तो वो बता दीजिएगा, वो उसमें हम पोस्ट कर देंगे अभी। लेकिन स्टार्टिंग की यूनिट के आपको मिल जाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का और जो ओवरव्यूज हैं यूएमएल डायग्राम्स के, ये सब आपको उसमें उस टाइम मिल जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट तक के आपको मिल जाएंगे उसमें नोट्स। इंडिविजुअल पीडीएफ जो सेपरेट्स होंगी उसमें सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं यूएमएल क्या होता है। पहली क्लास में जो हम लोग ने देखा था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है और किन चीज़ों पर बेस्ड होती है, उसके फीचर्स क्या क्या है। बस उन्हीं फीचर्स की प्रोग्रामिंग हम लोग को करनी है अपने पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सब्जेक्ट में, उन्हीं पर बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन उससे पहले ये एक टॉपिक है यूएमएल। यूएमएल का मतलब क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूएमएल इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू अपने कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। कोड को रिप्रेजेंट करने का मतलब है जैसे जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी से कुछ डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद कुछ मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं इसी तरह पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड से। तो ये तो हो गई क्लास की बात। लेकिन जब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, एक ओवरव्यू या एक रफ वर्क कह सकते हैं, और ओवर भी बोल सकते हैं, स्मॉल, मतलब इजी वे में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो उसका काम होता है यूएमएल से। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, स्पेसिफाइंग, ठीक है, विजुअलाइजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, ये भी एक तरीके की लैंग्वेज है, लेकिन बस इसको मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसमें डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अपने सिस्टम को या फिर अपने किसी भी प्रोग्राम को जो भी हम लोग ने बनाया होता है। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है कि यूएमएल वाज क्रिएटेड बाय द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप एंड यूएमएल 1.0 स्पेसिफिकेशन ड्राफ्ट वाज प्रपोज्ड टू द, ये सब ऐसे ही है, यूजलेस है, इतना तो कहीं नहीं पूछते कभी। यूएमजी इज ए कंटिन्यूसली मेकिंग
efforts to create a truly industry standard. UML stands for Unified Modeling Language, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखिए, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। यूएमएल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, मतलब जो भी हम लैंग्वेजेस अभी तक पढ़ी हुई है, सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, और शायद और भी जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, यूएमएल उससे डिफरेंट है, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसमें कोड होते हैं, ठीक है। सी अगर लैंग्वेज है तो उसमें हेडर फाइल्स होंगी, वॉइड मेन फंक्शन होगा, प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शंस होंगे, इससे हम लोग पहचानते हैं कि ये सी का कोड है। सी प्लस प्लस में वही चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन जो इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट्स होते हैं, सी इन सी आउट, वो बदल जाते हैं। इसी तरह जावा में भी सिंटैक्स अलग होता है, तो इन सिंटैक्स के डिफरेंट ऑर्डर से ही हम पता कर पाते हैं कि हम किस लैंग्वेज से डील कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यूएमएल में भी क्या होता है, जो भी हम डायग्राम्स आगे पढ़ेंगे, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, इंटरेक्शन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, तो इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, कनेक्शंस होते हैं, एसोसिएशन लिंक से। तो हर डायग्राम के अलग अलग सिंबल्स हैं। जैसे सी जब आप पढ़ते हैं तो सी के कुछ अलग सिंटैक्स हैं, हम उन्हीं सिंटैक्स से ही पहचानते हैं कि ये सी लैंग्वेज है। इसी तरह सी प्लस प्लस का अलग कोड है, जावा का अलग कोड है, और भी जो भी लैंग्वेजेस आप लोगों ने पढ़ी होंगी उन सबके कोड्स अलग अलग हैं। इसी तरह जो यूएमएल में हम जो डायग्राम्स बनाएंगे, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम, इन सबके सिंबल्स अलग हैं, यूज केस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, स्टेट मशीन, एक्टिविटी डायग्राम, तो इन सबके सिंबल्स अलग अलग हैं। इन्हीं सिंबल से हम लोग पहचानते हैं कि हम किस डायग्राम से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यूएमएल इज ए पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज टू मेक सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट्स, मतलब जब किसी काम को आप शुरू करते हैं तो एक रफ स्केच तैयार करते हैं कि हमारी कोई चीज़ कैसे दिखाई देगी। जब कैसे छोटे प्रोग्राम्स तो हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसको एक रफ स्केच हम लोग तैयार करते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा, उसमें कौन कौन से हम लोग एलिमेंट्स लेंगे, कौन कौन से हम लोग डेटा लेंगे, डेटा मेंबर्स लेंगे, मेंबर फंक्शंस को हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे, कैसी विजिबिलिटी सेट कराएंगे, तो उसको एक यूएमएल के थ्रू ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यूएमएल डायग्राम्स के थ्रू जब हम कोड लिखते हैं, जैसे अगर आपको एक डायग्राम दे दिया जाए, है ना, इस तरीके से मान लीजिए जैसे एक डायग्राम लिखा है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ क्लास डायग्राम होता है, तो यहाँ पे क्लास का नाम होता है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट में यहाँ क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मतलब वो डेटा मेंबर्स होते हैं, इंटीजर ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले ली, कैरेक्टर ले लिया। और इस वाले थर्ड ब्लॉक में क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जैसे वॉइड प्रिंट या वॉइड डिस्प्ले या वॉइड सम, वॉइड माइनस, एडिशन, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो थर्ड कंपार्टमेंट में होती हैं। तो ये इसको जो हम लोग क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बनाएंगे क्लास, क्लास का नाम लिखेंगे एक, ठीक है, पहला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटीजर ए, ठीक है, फिर कैरेक्टर जो भी हम लेना है, स्ट्रिंग जो भी लेनी है, फिर उसके बाद हम लोग अपना वॉइड ऐड, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड प्रिंट, इस तरह की चीज़ें हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। मतलब कि जो हमें एक मॉडल दिया हुआ है, एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, उससे जो हम लोग कोड डिज़ाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, कोड से वापस इस पे आ जाना, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। UML can be described as a general purpose visual modeling language to visualize, specify, construct and document software system। ये जो लाइन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, बस ये वही उन्होंने यहाँ लिखी है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर although UML is generally used to model software systems, it is not limited within this boundary. It is also used to model non-software systems for example the process flow in a manufacturing unit। मतलब कि जैसे अभी तक हम लोग ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं UML, तो नॉन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर किसी मशीनरी में काम होता है, तो मशीनरी में भी पहले क्या होगा, पहले उसको एक डिज़ाइन किया जाएगा कि हमारी मशीन है वो क्या काम करेगी, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, किधर से हम उसमें इनपुट देंगे, किधर से हम उसमें पावर लगाएंगे, किधर से हम उस आउटपुट लेंगे, किधर से हम कुछ चेक करेंगे कि जो हमारा आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से हमें मिल रहा है कि नहीं। तो ठीक है, ये एक रफ स्केच है कि रफ हम कैसे काम स्टार्ट करते हैं, उसका एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट है यूएमएल। ठीक है, यूएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आपको प्रोग्रामिंग के टर्म्स नहीं मिलेंगे, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, हेडर फाइल्स, कोई फंक्शन वगैरह, इसमें वो सब नहीं मिलता है। इसमें लैंग्वेजेस का अभाव है। UML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज ओनली अ मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, इससे हम सिर्फ क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इससे करते हैं। बट टूल्स कैन बी यूज टू जनरेट कोड इन वेरियस लैंग्वेजेस यूजिंग UML डायग्राम्स। लेकिन इसने बहुत सारे जो टूल्स हम लोग को दिए हैं, टूल्स या कह सकें या हम लोग डायग्राम्स बोल सकें, तो उसकी मदद से हम लोग काफ़ी अपने प्रोग्रामिंग को ईजी बना लेते हैं।
UML has a direct relation with object oriented analysis and design, ठीक है. After some standardization UML has become an OMG standard. OMG का मतलब मैं क्या बताया था, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट को, ठीक है. तो ये छोटा सा एक UML का इंट्रोडक्शन है कि UML होता क्या है. यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, किस लिए पर्पस के लिए, स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है. और थोड़ा सा और इसमें लिख सकते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल लैंग्वेज टू मेक सॉफ्टवेयर ब्लूप्रिंट्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेजेस जैसे सी, जावा, C++. इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग अपने पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं. एग्जाम में अगर आता है तो उसमें हम लोग यूएमएल की थोड़ा सा ओवरव्यू लिख सकते हैं. यूएमएल होता क्या है, अगर ये लाइन किसी को याद रहती तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है. उसके बाद पॉइंट वाइज यूएमएल के बारे में लिख सकते हैं. मॉडिफाइड लैंग्वेज है, डिफरेंट है अलग लैंग्वेजेस से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. और भी जो जिसको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी समझ में आ रहा है तो वो इसमें लिख सकता है, ठीक है. गोल्स ऑफ यूएमएल, यूएमएल का एम क्या है. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है. जैसे हम कोई जब पिक्चर देखते हैं तो उसके आप अपने आप ही हमारे मन में उसके लिए एक स्टोरी बनने लगती है, वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है कोई भी एक इमेज. इसी तरह हम जो कोड लिखते हैं उसको हम विजुलाइज कराने की कोशिश करते हैं यूएमएल में, कि हम एक बार में दिखा सके कि प्रॉपर जो हम लोग क्लास बना रहे हैं, जैसे क्लास डायग्राम की बात करें तो क्लास जब बना रहे हैं तो किस तरह से क्लास दिखाई देगी, क्या कौन कौन से उसमें डेटा मेंबर्स होंगे या कौन कौन से उसमें मेंबर फंक्शंस होंगे, ठीक है. तो उसको बस उसको डायग्राम के थ्रू ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है. फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स वर इंट्रोड्यूस मच देन यूएमएल एट द पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है. सब there are number of goals for developing UML, but the most important is to define some general purpose modeling language which all modelers can use and also needs to be made simple to understand and use. वही है कि जो भी इसमें मॉडलिंग लैंग्वेज है उसको प्रॉपरली यूज करना और जिससे हमारा कोड जो है वो और सिंपल हो सके, ठीक है. UML diagrams are not only made for developers but also for big businesses, business users, common people and anybody interested in to understand the system. मतलब कि जैसे अगर अपने कॉलेज का ERP सिस्टम ही अगर आप ले लें तो ये तो काफ़ी जो आप लोग को दिखाई देता है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है. सिर्फ रीड कर सकते हैं. रीड करने की मतलब है कि अटेंडेंस अपनी देख ली, मार्क्स अपनी देख लिए, और राइट करने का मौका आपको तब मिलता है जब आपको फीडबैक का मौका मिलता है, ठीक है. तो ये एक छोटा सा एक एरिया है जो जो आपके लिए ओपन किया गया है. लेकिन जो ईआरपी सिस्टम कॉलेज का है या किसी भी इंडस्ट्री में जो ईआरपी सिस्टम चलता है वो काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी डिटेल्स उसमें होती है. तो उतनी डिटेलिंग को उतनी जो उसकी जो क्या बोलेंगे उसको, काफ़ी जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग यूएमएल का यूज़ करते हैं. मतलब एक डायग्राम के थ्रू उसको समझाने का कि इसमें कितने मॉड्यूल्स होंगे, वो मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल से कैसे कनेक्टेड होंगे, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो यूएमएल का जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि चीज़ों को आसान बनाना किसी भी सिस्टम को, चाहे वो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो आसानी से उसको समझ सके और उसका कोड कर सके. द सिस्टम कैन बी सॉफ्टवेयर और नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है. ये सब तो हो गया. इन कंक्लूजन द गोल ऑफ यूएमएल कैन बी डिफाइंड एज ए सिंपल मॉडलिंग मैकेनिज्म टू मॉडल ऑल पॉसिबल प्रैक्टिकल सिस्टम इन टुडेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है. कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट ये वही है जो भी हम लोग ने देखा कि कॉम्प्लेक्स गोल्स ऑफ यूएमएल क्या है, कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका एक रफ स्केच तैयार करना, ताकि जो भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू रिड्यूस कर सकें. डायग्राम के थ्रू रिड्यूस करने का मतलब है कि तरह तरह के डायग्राम से अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको विजुलाइज करा सकें, ठीक है, अपनी नीड को, फिर उसको आगे कोड कर सकें. फिर कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल टू अंडरस्टैंड दिस. हाँ, इसमें ये है जो मेन पॉइंट है, फॉलोइंग आर 3 मेजर एलिमेंट्स ऑफ यूएमएल. यूएमएल के 3 जो है वो मेजर पार्ट्स होते हैं. यूएमएल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, रूल्स टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड कॉमन मैकेनिज्म्स ऑफ यूएमएल. ये 3 मेन पार्ट है, यूएमएल बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स टू कनेक्ट द बिल्डिंग ब्लॉक्स और कॉमन मैकेनिज्म ऑफ यूएमएल. आप लोग चाहें तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में अपनी कॉपी में लिखते रहें. हर चीज़ को पीडीएफ या मोबाइल से याद करने के लिए, पढ़ने के लिए मत छोड़ें. लिखेंगे तो दिमाग में थोड़ा थोड़ा आता भी रहेगा और आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है. पेपर जहाँ तक, अब क्या पता किस तरीके से पेपर डिज़ाइन होंगे, इंटरनल कॉलेज के फिर से एमसीक्यू होगा या डिस्क्रिप्शन बेस्ड होगा, तो इससे आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी. तो जो भी पॉइंट्स हैं उनको जो भी आपको समझ में आता है अपनी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, सिर्फ ओवरव्यू उसका, कि जब वो क्वेश्चन आए तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके पैराग्राफ वाइज 5 से 6 लाइन में उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें, ठीक है, उसको लिख सकें. पॉइंट्स आप लोग नोट करते रहिए. फॉलोइंग 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स टू कनेक्ट, कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कनेक्ट होंगे, कैसे उनके बीच का लिंक्स होगा, ठीक है, कॉमन मैकेनिज्म्स ऑफ यूएमएल और उनकी कॉमन मैकेनिज्म क्या है यूएमएल्स की.
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट यूएमएल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सक्सेसर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। ये तो ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फॉलोइंग आर सम फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड। ठीक है, ये वही है जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Abstraction represents the behavior of a real-world entity. Encapsulation is the mechanism of binding the data together and hiding them from outside world. Inheritance is the mechanism of making new classes from existing ones. Polymorphism defines the mechanism to exist in different form. ये सभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग किसी डायग्राम से डील करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। मतलब डायग्राम के थ्रू ही हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन बी डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज्ड। ऐसी चीज़ें। द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन कैन बी described as identifying the objects of a system, identifying the relationships, making a design which can be converted to executables using ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम से जब हम डील करते हैं तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिस्टम, कि एक सिस्टम के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे हमें डील करना है, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप्स, और उस डिज़ाइन को हम कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेकिंग अ डिज़ाइन विच कैन बी कन्वर्टेड टू एग्जीक्यूटेबल्स यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। The above 3 points can be described in detail as during object-oriented analysis. The most important purpose is to identify objects and describe them in a proper way. मतलब कि कोई भी काम शुरू करने से पहले जैसे हम लोग अपने एक रफ वर्किंग करते हैं ना, कि डेटा गैदरिंग करते हैं, तो वही एक तरीके से यहाँ पर है कि हम डेटा गैदरिंग इसमें कैसे करेंगे। तो पर्पस इज टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं and describe them in a proper way. If these objects are identified efficiently, then the next job of design is easy. ठीक है, पहला स्टेप अगर हम लोगों ने अचीव कर लिया तो जो लास्ट का स्टेप उसको भी हम लोग, या लास्ट या कहें आगे के स्टेप भी हम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसी पर ही हमारी सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं। Each and every object has some type of responsibilities to be performed. When these responsibilities are collaborated, the purpose of the system is fulfilled. The second phase is object oriented design. डिजाइनिंग करना, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन एक तरीके से गैदर करी कि हमें क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हुई। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे डिजाइनिंग की स्टार्ट करी, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने स्टार्ट किए। द सेकंड फेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन. ड्यूरिंग दिस फेज emphasis is placed on the requirements and their fulfillment. In this stage, the objects are collaborated according to their intended association. ठीक है, after the association is complete, the design is also complete. एसोसिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के थ्रू, हम उनको कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे उनकी लिंकिंग करेंगे, तभी हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोड में हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, इनहेरिट किया या ऑब्जेक्ट कॉल किया, तो वही चीज़ यहाँ पे इन एसोसिएशन डाल दिया। आफ्टर द एसोसिएशन इज कम्प्लीट, द डिज़ाइन इज आल्सो कम्प्लीट। डिज़ाइन पूरा तैयार हो जाता है कि हमारा जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद क्या किया, थर्ड फेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो डिफाइंड लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू हमने उस बिल्डिंग ब्लॉक को कोड में कन्वर्ट किया। ठीक है, इन दिस फेज द डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से बता सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने सभी ने फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, स्कूल में या शायद बीटेक फर्स्ट ईयर में कहीं पर भी फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा होगा, कि जिसमें क्या करता है, यूजर एक नंबर इनपुट कराता है। ठीक है, एक नंबर इनपुट किया और उसके बाद क्या करता है, वो नंबर चेक करेगा 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अगर 2 से डिविजिबल होता है तो क्या बोलेगा, वो इवन है, अगर नहीं होता है तो ऑड है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक फ्लो चार्ट के तौर पर डिफाइन करते हैं एक प्रोसेस को। यानी कि अगर आप किसी यूजर से कहेंगे कि नंबर इवन है और, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, उसका प्रोसेस बनाइए या उसका फ्लो चार्ट बनाइए। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नंबर इनपुट करेगा। ठीक है, 2 से इवन और ऑड हम लोग 2 से चेक करेंगे डिवाइड करके। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर क्या इवन है, अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो वो नंबर क्या है, ऑड है। तो इसी चीज़ को जब हम लोग कोड में करते हैं तो अपने किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कोड में कर सकते हैं। जैसे जब हम सी में स्टार्ट करेंगे तो यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे। ठीक है, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो नंबर इवन एल्स 0, एल्स अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑड हो जाएगा। फिर हम अपने प्रोग्राम से बाहर आते हैं।
तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे हमने एक रिक्वायरमेंट जनरेट करी कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, चेक करना कि नंबर इवन है और प्राइम है या नॉन प्राइम। उसको एक चार्ट में या फ्लो चार्ट में या यूएमएल डिफाइंड किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक में या डायग्राम में उसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, उसमें हमने सारे इफ एल्स कंडीशन और जो भी चीज़ें थी वो हमने चेक कर ली। उसके बाद हमने उसको कोड किया अपने एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में या किसी भी लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वही ये काम हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के थ्रू करेंगे, ठीक है, जावा सी प्लस प्लस, ये बस वही चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस या डिज़ाइन का मतलब वही है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस हमने ये करी, ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट थी अपनी, और डिज़ाइन हमने इसको कोड में ला के कर दिया। तो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्मेट में, हमारा ये एग्जीक्यूटेबल फाइल के फॉर्मेट में इसको हमने डिज़ाइन कर लिया। अब जिस भी लैंग्वेज में बोल रहा है हमें उसी लैंग्वेज में इसको करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए आप इस तरह से एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स को। जैसे ये था, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम, रिलेशनशिप और मेकिंग अ डिज़ाइन, ठीक है। तो इसी चीज़ को इस तरह समझा सकते हैं कि पहले हमने अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट करी, फिर इसके बाद हमने उसको डिज़ाइन किया, फिर कोड में कन्वर्ट कर दिया जिससे हमें अपना डिजायर्ड आउटपुट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ यूएमएल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। बस ऐसे ही है, तो बस ठीक ठाक है। यूएमएल इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मॉडल सॉफ्टवेयर नॉन सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये सब अभी हम लोग पढ़ के आए ऊपर, ठीक है। द emphasis is on modeling object-oriented software applications. Most of the UML diagrams discussed so far are used to model different aspects such as static, dynamic. Okay, now whatever be the aspect, the artifacts are nothing but objects. If we look into class diagram, object diagram, collaboration diagram, interaction diagrams, all would basically be designed based on the objects. ठीक है, जितने भी डायग्राम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, क्लास, कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन, ये सबका अलग अलग यूज है। हर डायग्राम को हर सिस्टम के लिए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से हर डायग्राम के अलग अलग रूल्स हैं बनाने के, उनके अलग अलग सिंटैक्स हैं, ताकि जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा डायग्राम किसके लिए हमने बनाया हुआ है। Hence, the relation between object-oriented design and UML is very important. Understand the object-oriented design is transferred into UML diagrams according to the requirement. ठीक है, object-oriented जो भी हम डिजाइन बनाएंगे उसको हम अपने UML डायग्राम्स का मतलब है कि हम जो भी अभी डायग्राम्स जो डिफाइन किए इन्होंने, क्लास, ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Before understanding the UML in detail, the object-oriented concept should be learned properly. बस ठीक है, तो ऐसी नॉर्मल चीज़ है। तो मेन चीज़ बस इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूएमएल क्या है, ठीक है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन ओवरव्यू, ठीक है। गोल्स का क्या है, एक दो पॉइंट आप इसमें भी लिख सकते हैं। और ये जो है यूएमएल बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स टू कनेक्ट, कॉमन मैकेनिज्म ऑफ यूएमएल, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या है, कि हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने तीन थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको आप लोग किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जितना आप एग्जाम्पल देंगे उससे ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब थ्योरी तो कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा, कोई भी चेक करने वाला थ्योरी पूरी पूरी नहीं पढ़ना चाहेगा। वो क्या सोचेगा कि जो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है उसका अगर हमें एक ओवरव्यू मिल जाए, किसी तरीके से एक शॉर्ट मिल जाए, जिससे हम 2 या 3 पेज की जो भी उसने थ्योरी लिखी है उसको हम एक सिंगल पेज या सिंगल डायग्राम में देख सकें, तो वो ज़्यादा उसके लिए बेटर रहता है। तो इस तरह की चीज़ों को लिखने की आदत डालिए कि जो भी आपने लिखा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, उसको अगर आप एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा समझा जाता है कि स्टूडेंट को ठीक से नॉलेज है, उसने ठीक से अपनी नॉलेज को पेपर में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्लास? एनी यस नो? नो रिस्पॉन्स? अवेलेबल है सभी लोग? यस सर। यस सर, बस एक एक अवेलेबल है और बाकी लोग? यस सर। ठीक है, ओके यस सर। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है सभी को क्लास? यस सर। यस सर। ओके, तो आगे देखते हैं। एक मेन जो यूएमएल का है, ये रहा, ये सभी को विजुअल है ना क्लास? कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ द यूएमएल वाली पीडीएफ, एक मिनट लिंक शेयर करते हैं, अब आना चाहिए ये, ठीक है। जो प्रॉपर जो यूएमएल है, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ यूएमएल, ये होल उसका ये है एक बार में, इसको छोटा करते हैं, ठीक है।
तो जैसे यूएमएल में 3 टाइप्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, रूल्स और कॉमन मैकेनिज्म, जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले पीडीएफ में पढ़ा था। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं, थिंग्स में, रिलेशनशिप्स में और डायग्राम्स में, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम बनाते हैं वो थिंग्स में है, रिलेशनशिप्स में है और डायग्राम्स में है, ठीक है। डायग्राम्स, थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे, थोड़ा सा इसमें बाइफिकेशन ज़्यादा है, डिटेलिंग ज़्यादा है, तो ये डायग्राम आपको यूनिट 1 के नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओएसडी नोट्स यूनिट 1 जो आप है उसके पेज नंबर कौन सा पेज है, 16 पेज पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट 1 में आप देखिएगा। थिंग्स में आते हैं स्ट्रक्चरल थिंग्स, बिहेवियर, ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल थिंग्स। स्ट्रक्चरल थिंग्स आगे डिवाइड किया गया क्लासेस में, इंटरफेसेस, कोलैबोरेशंस में, यूज केस, कंपोनेंट, नोड। इसी तरह बिहेवियर डिफाइन किया गया, इंटरैक्शन, स्टेट मशीन्स, स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूएमएल को और ज़्यादा ठीक से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का आता है तो आप इस पूरे डायग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स और कॉमन मैकेनिज्म। या तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखनी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इस डायग्राम को रोज देखेंगे या रोज एक इसकी रीडिंग लगा लेंगे तो आपको ये पूरा एक बार में धीरे धीरे याद होता रहेगा। जब ये सेमेस्टर खत्म होगा, सब्जेक्ट खत्म होगा, तो ये डायग्राम आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो पेपर में यूएमएल के बारे में आता ही है, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को बना करके और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के मार्क्स से अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर जैसे ज़्यादा बड़े नंबर में आता है तो आप मेन मेन चीज़ें डिस्क्राइब कर दीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स, उस मैकेनिज्म, ठीक है। और छोटे में आता है तो जितना शॉर्ट हो सके उतना ये डायग्राम बना लीजिए। अगर ये भी डायग्राम नहीं बनाना है तो अभी जो यूएमएल के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको लिख लीजिए पॉइंट वाइज, ठीक है। एग्जाम में कोशिश करिए कि पॉइंट वाइज ही लिखें, क्योंकि पैराग्राफ लेंदी हो जाते हैं, वो उतना पढ़ने में नहीं आता, कंफर्टेबल नहीं होता है। पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है, 1 2 3 4 या जिसको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से। जब डिफरेंस पूछा रहता है तो डिफरेंस आप लोग वैसे लिखिए, डिवाइड करके, ए इधर बी इधर, ठीक है। डिफरेंस में भी कुछ लोग पैराग्राफ में लिखते हैं तो वो भी इतना इफेक्टिव नहीं पड़ता है। डिफरेंस जब भी आता है तो आप उसको हमेशा ऐसे ही लिखिए, पेज डिवाइड करके इधर फर्स्ट चीज इधर सेकंड चीज, ठीक है। तभी पता चलता रहता है कि इसमें कुछ होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ अलग चीज होती है, इसमें कुछ अलग चीज होती है। तो इस तरीके से प्रॉपर डिफरेंस पता चलता रहता है, ठीक है। तो ये यूएमएल का बिल्डिंग ब्लॉक्स डायग्राम से आप इसको देख लीजिए अपना, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह। स्क्रीनशॉट क्या करेंगे लेकर के, पीडीएफ तो हमने अवेलेबल करा ही दिया है गूगल क्लासरूम में, तो वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप्स क्या हो जाएंगे, एसोसिएशन, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। इस तरीके से हम लोग अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे रिलेशंस के थ्रू, एसोसिएशन, ठीक है, डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन। डायग्राम्स ये हैं सारे, ये जो क्लास डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम है, यूज केस है, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन, देन स्टेट चार्ट, एक्टिविटी डिप्लॉयमेंट डायग्राम, फिर आगे शायद और यहाँ पे कोलैबोरेशन डायग्राम हो गया, इंटरफेस डायग्राम भी हो गया। मेजरली जो है वो ये सारे डायग्राम से आपको पढ़ने हैं 1 से लेके 9 तक, ठीक है। हर डायग्राम का इसमें सिंटेक्स अलग है, सिंबल्स अलग है, उसी से ही पहचाना जाता है कि ये सीक्वेंस डायग्राम है, ये एक्टिविटी डायग्राम है, ठीक है। हर डायग्राम के बनाने का तरीका अलग है, मतलब उसका अलग है, उसके फीचर्स अलग है। रूल्स में क्या है, नेम, स्कोप, विजिबिलिटी, इंटीग्रिटी, एग्जीक्यूशन वगैरह ये सब चीज़, ठीक है। कॉमन मैकेनिज्म में स्पेसिफिकेशंस, एनवायरमेंट्स, डिविजन्स, एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म, स्टीरियोटाइप्स, टैग वैल्यू, बहुत ज़्यादा है काफ़ी इसमें डिटेलिंग। अगर आप एक लेवल तक का भी याद रखेंगे तो भी सही है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स, कॉमन मैकेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स 3, यहाँ तक अगर आप याद रखते हैं इसको, बस यहाँ तक तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें अगर यहाँ तक याद रखते हैं तो सही है। बाकी ये डायग्राम्स डिफाइन कर दीजिएगा 1 2 3 4 लेके 10 9 तक, ठीक है। इस तरीके से किसी भी लेवल तक आप इसको याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल फुल बनाए ही। जहाँ तक आपको याद हो पा रहा है आप उसको लिख लीजिए, कोशिश करिए कि पूरा हो जाए। अगर नहीं होता है तो एक मैक्सिमम लेवल तक जहाँ तक भी आपको याद रहता है आप उसको याद करके लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो आगे अब क्या पढ़ने को मिलेगा, थोड़े बहुत ये सब जो क्लास डायग्राम है, इंटरफेसेस है, इन्हीं सब के बारे में आगे है कि क्लास डायग्राम लोग कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, यूज केस कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सब यूज होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। अटेंडेंस सभी ने पोस्ट कर दी है क्लास, जिसने ना करी है वो पोस्ट कर दो।
इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे कैसे थोड़ी सी जो डिटेलिंग है जो भी हम लोग ने देखा थिंग्स स्ट्रक्चर्स बिहेवियर उसको इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करके बताया गया है उसको आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, और नहीं तो जिन लोगों ने अटेंडेंस पोस्ट कर दी है और कुछ पूछना नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं।